राजनीतिक व्यवस्था किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में उसकी राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्राचीन भारतीय शासन का मूल आधार आध्यात्म भावना थी। अधिकारियों के आदर्शों व विचारों की पवित्रता यानी प्योरिटी ऑफ आइडियल्स एंड थॉट्स पर बहुत जोर दिया जाता था। भारतीय शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन शासन व्यवस्था में भी जनतंत्र का तत्व था। ऐसी सभा परिषदें थीं जो आज की संसद प्रणाली से काफी मेल खाती हैं। सिंधु घाटी के राजनीतिक जीवन के विषय में प्रमाणों की कमी है। ऋग्वेद युग में राजनीतिक जीवन की मूल इकाई यानी पॉलिटिकल यूनिट कुल या गोष्ठी कहलाती थी। जब मनुष्य की एक देश में स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, तब ग्राम समाज राजनीतिक व्यवस्था की मूल इकाई बन गया। ग्रामणी इस इकाई का प्रधान होता था। कई ग्राम मिलकर एक विश बनाते थे, जिसका प्रमुख विशपति कहलाता था। विश को आज के तहसील या परगना के समानांतर मान सकते हैं। कुछ आवश्यक कार्यों के लिए सभाएं होती थी, जैसे सामुदायिक विचार विमर्श, यज्ञ, पूजा या युद्ध के लिए। ये सभाएं बहुत समय तक जनशक्ति का चिन्ह रही हैं। कई विश मिलकर जन कहलाते थे, जिसके नेता को राजा या गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में पुरु, यदु, पंच एवं भरत का उल्लेख इसी का उदाहरण है। सबसे उच्च राजनीतिक इकाई राष्ट्र कहलाई। ऋग्वेद में राष्ट्र को गण भी कहा गया है। इससे संघात्मक शासन प्रणाली का संकेत मिलता है। अतः ऋग्वैदिक युग की राजनीति व्यवस्था में संघात्मक शासन प्रणाली थी। ग्राम समाज राजनीतिक व्यवस्था की मूल इकाई था व ग्रामणी इस इकाई का प्रधान। कई ग्राम मिलकर एक विश बनाते थे, जिसका प्रमुख विशपति कहलाता था। कई विश मिलकर जन बनाते थे व राजा या गोप इसका नेता होता था। सबसे उच्च राजनीतिक इकाई राष्ट्र या गण कहलाती थी। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अनुसार राजतंत्र व जनतंत्र यानी अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी की मिलीजुली शासन व्यवस्था थी। ज्यादातर राजतंत्र ही प्रचलित था, क्योंकि ऋग्वेद में राजन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में उन जातियों की दुर्दशा का भी वर्णन है जिन्होंने राजा के बिना ही शत्रुओं का मुकाबला किया। इससे राजा का महत्व और अधिक पता चलता है। सेना का युद्ध में नेतृत्व करना राजा का मुख्य कार्य होता था, और राजा का प्रधान सचिव यानी पुरोहित यज्ञों के साथ साथ युद्ध भूमि में भी राजा का साथ देता था। अधिकतर राजाओं को चुना जाता था, परंतु कुछ राजा वंशानुगत भी हुए। राजतंत्र के अलावा कुछ प्रजातांत्रिक संस्थाएं भी थीं, जैसे सभा व समिति, जो शासन कार्य में राजा की सहायता करती थी। सभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते थे। हर ग्राम की अपनी अलग सभा होती थी। इसमें कुलीन व धनी व्यक्ति होते थे। न्याय करना व नियम बनाना सभा का कार्य होता था, और वह ग्राम की न्यायपालिका होती थी। अपराधियों को दंड देने का अधिकार ग्रामीण सभा का ही होता था। सभा को आज की ग्राम पंचायत के समान माना जा सकता है। समिति में विधिज्ञों, धर्म गुरुओं एवं समाज के अनेक वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था का कार्य समिति करती थी। वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी योगदान देती थी। सभा व समिति दोनों राजनीतिक महत्व की संस्थाएं थीं, वह राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। नरिष्ठा नामक एक और सर्वोच्च संस्था का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। आचार्य सायण के अनुसार इस परिषद में अनेक व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि होती थी, और इसके सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। इसीलिए इसे नरिष्ठा यानी अजेया कहा गया है।
वैदिक युग में राष्ट्र के संचालन, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए गठित इन परिषदों का भारत के आने वाले समय की शासन प्रक्रिया में बहुत अधिक योगदान रहा। वैदिक काल की शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। राजतंत्र व जनतंत्र की मिलीजुली व्यवस्था हुआ करती थी। ज्यादातर राजतंत्र ही प्रचलित हुआ करता था। अधिकतर राजाओं को चुना जाता था। प्रजातांत्रिक संस्थाएं जैसे सभा व समितियां हुआ करती थी। यह शासन कार्य में राजा की सहायता करती थी। सभा ग्राम की न्यायपालिका थी। समिति राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था का बोझ उठाती थी। नरिष्ठा एक सर्वोच्च संस्था जिसका निर्णय ही अंतिम निर्णय हुआ करता था। वर्तमान व्यवस्था में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। उत्तर वैदिक युग, इस समय तक स्थायी जनपदों की स्थापना हो चुकी थी। वैदिक युग में अंग, कंबोज, कुरु, कैकय, कौशल, गांधार, मगध, पांचाल, विदर्भ, विदेह, चेदी, भारत, मत्स्य एवं भद्र आदि अनेक जनपदों का अस्तित्व प्रकाश में आ चुका था, जिन्होंने भारत के बौद्धिक व सांस्कृतिक उन्नति यानी इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रोग्रेस में सहायता की। उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक विस्तार के कारण साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ, जिससे कुछ समय बाद भारत भूमि पर बड़े बड़े साम्राज्य यानी एम्पायर्स स्थापित हुए। प्राचीन भारतीय शासन संबंधी एवं न्याय संबंधी कार्यों में राजा सर्वशक्तिशाली होता था। उस समय की अर्थव्यवस्था वर्ण व्यवस्था से संबंधित थी। अतः राजा का कर्तव्य राष्ट्र में ऐसी सुव्यवस्था स्थापित करना था जिससे चारों वर्ण अपना अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। सभी वर्णों को उनके कर्तव्य एवं कार्यों को करने के लिए नियुक्त करना भी शासन की जिम्मेदारी थी। राजा अपने मंत्री परिषद की सहायता से शासन कार्य को भली भांति प्रजा के हित में करते थे। इस युग में गणराज्यों का भी वर्णन मिलता है, परंतु यह व्यवस्था अपनी प्रारंभिक स्थिति में थी। उत्तर वैदिक काल की शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। साम्राज्यवादी भावना का विकास होने से बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। राजा व मंत्री परिषद शासन एवं न्याय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी थे। गणराज्यों की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। महाकाव्य युग में राजनीति में कूटनीति भी शामिल हो गई। उस समय प्रत्येक शासक का प्रमुख लक्ष्य साम्राज्य को बढ़ाने का था, जिसके लिए साम, दाम एवं दंड सभी साधनों का प्रयोग उचित माना जाता था। रामायण में राम द्वारा बाली की हत्या और महाभारत में लाख के घर का निर्माण एवं अभिमन्यु का वध आदि अनेक घटनाएं इस समय की कूटनीति का प्रमाण है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य मनु का योगदान महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने ही अराजक समाज के स्थान पर राज्य की स्थापना का समर्थन किया व उसे आधार भी प्रदान किया। मनुस्मृति में वर्णन स्वराष्ट्र, परराष्ट्र, मित्र राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र एवं मंडल राष्ट्र आदि शब्द उस समय देश में राजनैतिक अनेकता को दर्शाते हैं। स्वायत्त शासन में प्रजा को अनेक अधिकार प्राप्त थे। कुल, जाति, श्रेणी, गण तथा जनपद स्वायत्त संस्थाओं के उदाहरण हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को भारतीय इतिहास का परिवर्तन युग या संक्रमण काल कहते हैं। गौतम बुद्ध के समय में कहीं राजतंत्र तो कहीं गणराज्य और कुछ राज्यों में इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में षोडश महाजनपदों तथा अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। इन गणराज्यों का संचालन प्रौढ़ों की राजसभा, सार्वजनिक सभा या संघ और ग्रामीणों की पंचायत द्वारा हुआ करता था।
रायस डेविड्स की बुद्धिस्ट इंडिया में लिखे हुए गणों के नाम इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुनस्मारगिरी के मग्ग, अलकप्पा के बुली, केशपटट के कालाम, रामगांव के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरियम, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छगे एवं वैशाली के नाम। प्राचीन गणतंत्री शासन का तरीका बेशक उपयोगी था, किंतु यह भारत के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक एकता को सिद्ध करने में असफल रहा। सुनिश्चित एवं संगठित शक्ति की कमी होने से संघर्षमय वातावरण छा गया। फलस्वरूप साम्राज्य शासन का उदय हुआ। मौर्य, शुंग तथा गुप्त राजवंशों ने 800 सदियों तक साम्राज्य व्यवस्था को बार बार स्थापित किया। मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास में चंद्रगुप्त तथा अशोक का शासनकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त की शासन प्रणाली में संघीय शासन के गुण थे। उसने केंद्रीय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में तथा प्रांतों को कई जनपदों में बांट दिया। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। कौटिल्य के अनुसार सम्राट को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रमुख साधन थे: मंत्रिपरिषद, पौर जनपद व लोकमत। मौर्य समाज की सुदृढ़ता व लोकप्रियता का कारण उनकी एकता व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। शासन तंत्र के नजरिए से कौटिल्य ने उस समय के संघ राज्यों के सुदृढ़ संगठन का वर्णन अर्थशास्त्र में किया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार से संघ राज्यों यानी गण राज्यों का वर्णन है। पहला, राजा की उपाधि वाले राजशासित राज्य, और दूसरा, राजा की उपाधि के बिना संघ राज्य। अशोक ने अपने शासन काल में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक मानवीय मोड़ दिया, जिसमें कठोर राजनीति लोकमंगलकारी राजनीति में बदल गई। उसने धर्म विजय की उदार नीति अपनाई। मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। चंद्रगुप्त तथा अशोक का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त का संघीय शासन, जिसमें साम्राज्य को अनेक प्रांतों में तथा प्रांतों को कई जनपदों में व जनपदों को ग्रामों में बांटा गया। मौर्य साम्राज्य की एकता व निष्पक्ष न्याय ही उनकी शक्ति व लोकप्रियता का कारण था। अशोक की मानवीय गुणों वाली लोकमंगलकारी राजनीति अत्यधिक प्रसिद्ध थी। मौर्य उत्तरकालीन भारत की शासन व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी। दक्षिण के स्वामी सातवाहन थे। पूर्व में शुंग वंश का राज्य था। उत्तर पश्चिम में यूनानी तथा उत्तर भारत में कनिष्क के शासक बनते ही कुषाण साम्राज्य की शक्ति असीमित हो गई। भारतीय इतिहास में गुप्त काल, जो कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, की शासन व्यवस्था श्रेष्ठ, विकासशील एवं जनहितकारी थी। गुप्त काल से पहले भारत में बहुत अधिक विदेशी आक्रमण हुए। गुप्त युग में देश का बहुत हद तक एकीकरण हो गया था। गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी। यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। श्रेष्ठ, विकासशील एवं जनहितकारी शासन व्यवस्था इसी युग में थी। इस युग में विदेशी आक्रमणों पर नियंत्रण रखा गया था और देश का एकीकरण किया गया था। मध्यकाल से पूर्व भारत के कई भागों में शासन व्यवस्था और सामाजिक व राजनैतिक संस्थाएं हिंदू धर्म व्यवस्था और रीति नीति के अनुसार ही चलती थी। मुगलों के आने के बाद ये संस्थाएं मुगल मान्यताओं के एवं व्यवस्था के अनुसार चलने लगी। मुगलों के इस मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है: सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 AD और
मुगल काल 1526 से 1707 एडी। सल्तनत काल में धर्म की प्रधानता थी। इस्लामिक कानून कुरान व हदीस पर आधारित था। अल्लाह को इस्लामिक राज्य का स्वामी माना जाता था, बस सुल्तान को उसका प्रतिनिधि, जो स्वयं कुरान के नियमों को फैलाता व प्रजा से कुरान के नियमों का पालन करवाता था। दिल्ली सल्तनत काल में खलीफा प्रमुख होता था, जो समस्त देशों के मुसलमानों का शासक होता था। बाद में अलाउद्दीन व अन्य मुगल सम्राटों ने खलीफा की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। मुगल काल भी धर्म प्रधान व सैनिक शक्ति पर आधारित था। इसमें मुगल बादशाह अपने को ही ईश्वर का अंश मानते थे। इस काल के भारत के इतिहास में अकबर ही ऐसा शासक था जिसने इस्लामी राज्य के सिद्धांतों से अलग राष्ट्रीय व लोक कल्याण की नीति को अपनाया। मध्यकाल की शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया। एक सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक और दूसरा मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक। सल्तनत काल में धर्म की प्रधानता थी। अल्लाह इस्लामिक राज्य का स्वामी माना जाता था। सुल्तान अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था और कुरान के नियम जो थे वो सर्वोपरि माने जाते थे। मुगल काल में धर्म व सैन्य शक्ति की अत्यधिक प्रधानता थी। बादशाह ईश्वर का ही अंश माना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी सरकार ने भारत में नौकरशाही पर आधारित एक व्यवस्थित और केंद्रित सरकार बनाई और कानून के राज्य को विकसित किया, परंतु वे कानून को धर्म से बिल्कुल अलग कभी नहीं कर पाए। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को मजबूत बनाने के लिए व प्रशासन को सफल बनाने के लिए संविधान बनाया गया, जिसमें संसदीय जनतंत्र व कैबिनेट प्रणाली प्रमुख है। पंचायती राज्य की स्थापना इसकी एक मुख्य विशेषता है, जिसके द्वारा राज्य की सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ग्राम सभाओं तक हुआ। किंतु सच्चा लोक राज्य स्थापित करने के लिए शासन की बागडोर पवित्र, योग्य, बुद्धिमान व चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। भारत के गांवों के विकास को असली सफलता तब मिलेगी जब अशिक्षा व दरिद्रता पूरी तरह हट जाए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद की प्रशासन प्रणाली कुछ इस प्रकार रही। सबसे पहले संविधान बना, फिर संसदीय जनतंत्र व कैबिनेट प्रणाली विकसित हुई और पंचायती राज्य की स्थापना से सत्ता का विकेंद्रीकरण गांवों तक हुआ। वर्तमान विज्ञान व प्रविधि के युग में आधुनिकता की लहर चल रही है, जिससे पारंपरिक भारतीय मूल्य जैसे जीव दया, करुणा, परोपकार, निष्ठा, प्रतिबद्धता आदि व सामाजिक संस्थाओं की बहुत हानि हुई है। इससे उबरने के लिए हमें इन परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करके एक सुदृढ़ सामाजिक संस्कृति को विकसित करना होगा। हमारी परंपराएं ही इसमें हमारी मदद करेंगी, क्योंकि ये ही हमारे अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ती हैं। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की धरोहर को वैज्ञानिक विवेक व चेतना से नया स्वरूप देना होगा। वर्तमान समय की जरूरत यानी नीड ऑफ द आवर जो है वो सत्ता में पवित्र, योग्य, बुद्धिमान व चरित्रवान लोगों की प्रतिभागिता, अशिक्षा व दरिद्रता को पूरी तरह से दूर करना व भारतीय सामाजिक संस्कृति व परंपराओं को नए रूप में आज के वैज्ञानिक व प्राविधिक वातावरण के अनुसार नए रूप में विकसित करना। अब मैं चाहूंगा कि पूरी कक्षा 2 टीमों में बंट जाए और एक एक करके ऋग्वेद से लेकर स्वतंत्रता के समय के बाद तक शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करें। जो भी टीम बेहतर उत्तर देगी वही जीतेगी। आप सबको शुभकामनाएं।